Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Queen Part 3. Chapter 11 Chapter 10. अब आगे मैदान के चारों तरफ एक परछाई तेजी से चक्कर लग रही थी जिसकी रफ्तार हवा से बातें कर रही थी। तभी वह परछाई अचानक रुकी और पास में खड़े पेड़ पर एक तेज वार हुआ जिससे वह पेड़ दो भागों में बंट गया। आखिरकार मैं कामयाब हो गई। अचानक मीरा की खुशी से भरी आवाज आसपास गूंज गई। उसके माथे से पसीना की बूंदें टपक रही थी। मीरा ने अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखा हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली। कुछ समय ऐसे ही खड़े रहने के बाद मीरा अचानक सीधी खड़ी हुई और अपने सामने लगे लकड़ी के पुतले पर वार करने लगी। पिछले 10 दिनों से मीरा लगातार अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। शरीर कमजोर होने के कारण शुरुआत में मीरा को कठिनाई का सामना करना पड़ा, पर मीरा ने हार नहीं मानी और लगातार कठिन परिश्रम से अब उसकी शारीरिक क्षमता सुधरने लगी है। उसने अपने कक्ष के बाहर बने बगीचे में अपने लिए एक युद्ध कक्ष बना लिया है जिसमें उसने हर प्रकार के युद्ध हथियारों को रखा है। इस दुनिया में सारे हथियार आकार में काफी बड़े थे जिन्हें मीरा को अपने पास रखना थोड़ा मुश्किल था। उसकी शक्तियां अभी काफी कमजोर थी जिस वजह से वह अपने लिए जादू से कोई स्टोरेज स्पेस नहीं बना सकते। इसलिए उसने लुक्स की मदद से अपने लिए कुछ छोटे हथियार और कुछ सुइयां बनवाई है जिससे अगर किसी पर वार किया जाए तो सामने वाले को वह नजर न आ सके। इसका इस्तेमाल वह रात को जंगलों में शिकार के लिए किया करती है। अब उसकी शक्तियां भी धीरे धीरे रिकवर हो रही है। इसलिए मीरा अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करके पास के जंगलों में जाकर प्रैक्टिस करती है। अब यह मीरा का रोज का रूटीन में है। वह दिन में अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाती और रात में जंगलों में जाकर अपनी स्किल को इम्प्रूव करती। 1 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद मीरा अपने कक्ष में वापस चली गई। उसके महल में जो दास दासियां पहले रहते थे मीरा ने सभी को वहां से निकाल दिया। वह दासियां यहां बस भोजन देने आती और उसके बाद चली जाती। मीरा ने किसी को भी यहां रुकने से मना कर दिया था। उसे पता था कि यह लोग यहां रहे तो उसके लिए परेशानियां खड़ी हो सकती है। मीरा अब अपने महल में अकेले ही रहती। मीरा ने अपने कपड़े निकाले और गर्म पानी के तालाब में नहाने लगी। तालाब में कुछ जड़ी बूटियों और सुगंध के लिए इत्र डले हुए थे जो मीरा को बहुत पसंद है। कुछ देर नहाने के बाद मीरा बाहर आए और अपना भोजन कर ध्यान लगाने बैठ गई। वह अपना एक भी पाल व्यर्थ नहीं करना चाहती थी। उसे जल्द से जल्द अपने बाकी के तत्वों को भी जागृत करना था, तभी वह मीरा का बदला ले सकती थी। वहीं दूसरी तरफ वह काली परछाई एक बार फिर राजकुमार के कक्ष में नजर आई जहां मुकुट राजकुमार सूर्य देव सिंह और युग शौर्य बैठे उसकी बातें सुन रहे थे। उस परछाई ने राजकुमार को कुछ बातें तभी राजकुमार ने परछाई से सवाल किया, क्या तुम्हें पता है वह कहाँ जाती है? जिसे सुन परछाई ने अपना सर हाँ में हिला दिया। इसके बाद वह परछाई एक बार फिर गायब हो गई। वही राजकुमार युग शौर्य नासमझी में राजकुमार सूर्य की तरफ देखते हुए सवाल करते हैं, सूर्य आप करना क्या चाहते हैं और अपने राजकुमारी पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? जिसे सुन सूर्य थोड़े गंभीर स्वर में कहते हैं, वह नकाबपोश जिस स्थान से गायब हुआ था वहां से 2 रास्ते राजमहल के अंदर जाते हैं। एक स्थान राजकुमारी श्रद्धा का है और दूसरा राजकुमारी मीरा का। हमने महल और राज्य के सभी स्थानों को देख लिया, बस राजकुमारी श्रद्धा और राजकुमारी मीरा स्थानों की जांच नहीं करवाई। जब हमने अपने गुप्तचर से इन दोनों स्थानों की जांच पड़ताल करवाई तो हमें कुछ अजीब सुनने को मिला। युग सूर्य को बीच में ठोकते हुए कहता है, राजकुमारी श्रद्धा का तो ठीक है, परंतु आपको नहीं लगता आपको राजकुमारी मीरा को अकेला छोड़ देना चाहिए? वैसे भी हमने सुना है जब से आपने राजकुमारी मीरा का सभा में अपमान किया है वह तभी से ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। यही तो गौर करने वाली बात है, सूर्य ने अचानक कहा। जिसे सुन युग में सूर्य की तरफ देखा। सूर्य ने आगे कहा, हमने भी यही सुना है, परंतु लोगों की बातों का और उनके बारे में स्वयं जांच करने पर कुछ और ही पता चला है। हमारे गुप्तचर कई दिनों से राजकुमारी मीरा की जांच पड़ताल कर रहे हैं, जिससे हमें राजकुमारी मीरा के बारे में बहुत कुछ अजीब सुनने को मिला है। राजकुमारी मीरा ने कुछ समय पहले अपने सभी दास दासियों को अपने महल से निकाल दिया है। कुछ दिन पहले उन्होंने एक दासी को बहुत कठोर दंड भी दिया और अब वह कुछ दिनों से पास की जंगल में जा रही है। जिसे सुन राजकुमार योग शौर्य थोड़े हराम थे। क्या सभी लोग यह नहीं कहते कि राजकुमारी मीरा एक डरपोक और बेवकूफ राजकुमारी है जो किसी के सवालों का जवाब तक नहीं दे सकती? वह हमेशा चुप रहती है। और अफवाहें तो ये भी है कि वह बहुत बदसूरत है, इसलिए वह सदा अपने चेहरे पर ढेर सारा श्रृंगार करके रखती है ताकि मैं खूबसूरत लग सके। तो ये सब कैसे?
यही तो गौर करने वाली बात है, सूर्य ने अचानक कहा। इसी चीज की जांच करने के लिए हम आज रात को पास के जंगलों में जाएंगे। हम भी तो पता करें आखिर राजकुमारी सबसे छुपा क्या रही है। कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने नहीं हम पर हमला करवाया हो। इतना कह राजकुमार सूर्या चुप हो गए। तभी राजकुमार युग एक शरारा सूझी। उन्होंने एक चंचल मुस्कान के साथ राजकुमार सूर्य को देखते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको राजकुमारी मीरा पसंद आ गई है। जिसे सुन सूर्य ने गुस्से में युग की तरफ देखते हुए कहा, हमें लगता है आपका भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हमने कभी उन्हें आंख उठाकर देखा भी नहीं। लगता है राज्य वापस जाकर आपकी हमें जांच करनी पड़ेगी। जिसे सुन राजकुमार युग अचानक डर गए। उन्होंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एक ऐसी राजकुमारी पसंद आ जाए। सूर्य ने युग से आगे कुछ नहीं कहा और राजकुमारी मीरा के बारे में सोचने लगा। पता नहीं क्यों पर मीरा के बारे में सोचते ही एक बार फिर वही काली गहरी आंखें राजकुमार के सामने आ गई। उन्होंने जल्दी से अपने विचारों को शांत किया और राजकुमार युग को रात की तैयारी करने के लिए कहा। चैप्टर 12 मीरा का राज। रात का समय। एक काली परछाई तेजी से राजमहल से बाहर निकाल पास के जंगल में गई। वह काली परछाई तेजी से जंगल की गहराइयों में जा रही थी। तभी वह परछाई एक बड़ी और गहरी खाई के पास आकर रुकी। उसने अपनी काली आंखों से खाई के चारों तरफ देखा और अचानक गायब हो गई। वही उस परछाई को ऐसे गायब होता देख उसके पीछे आती 3 काली परछाइयां अचानक रुक गई। तभी एक परछाई ने अपने सर से कपड़ा हटकर यह चारों तरफ देखते हुए कहा, ये राजकुमारी कहाँ चली गई। जिसे सुन उसके पास खड़ी दूसरी परछाई ने सामने गहरी खाई की तरफ देखते हुए कहा, ये जंगल कहाँ तक जाता है। जिसे सुन तीसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, इससे आगे ये जंगल खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है, वह वही गई है। अचानक एक गहरी मगर शांत आवाज आई, चलो। ये राजकुमार सूर्य देव सिंह और राजकुमार युग शौर्य थे, जो मीरा का पीछा महल से ही कर रहे हैं। उनके साथ उनका एक दास औरस भी था। वही सूर्य की बातें सुन युग हैरानी से बोलो, क्या राजकुमारी मीरा काले जंगल में अकेली गई है। वह पागल तो नहीं हो गई। सबको पता है काले जंगल में कितने खतरनाक जीव रहते हैं। जिसे सूर्य सच ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, औरस तुमने पता किया कि वह कहाँ है। वही औरस जो सूर्य का खास जासूस था। उसने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी राजकुमार, मैंने अपने जादू से यह पता लगा लिया है कि वह किस दिशा में गई है। तभी युग ने बीच में कहा, तो देर किस बात की है, चलो और हमें दिशा दिखाओ। जिसे सुन वह तीनों कुछ ही पल में वहां से गायब हो गई। वही काले जंगल के बीचों बीच मीरा कई खतरनाक और खूंखार जानवरों से लड़ रही थी। तभी पीछे से एक भयानक लाल जीव ने मीरा के ऊपर हमला किया। वह मीरा के पास पहुंच पता उससे पहले ही मीरा वहां से टेलीपोर्ट होकर उसके सर के ऊपर आकर अपने नुकीले खंजर से उसकी आंखों पर वार कर दिया, जिससे वह बड़ा सा जानवर एक ही वार में खत्म हो गया। जब मीरा शुरुआत में इस जंगल में इन जानवरों से लड़ाई करने आई थी, तब वह कई बार इनके कारण घायल हो गई थी। उस समय मीरा को उनकी कमजोरी नहीं पता थी, पर अब धीरे धीरे मीरा को जंगल के आधे से ज्यादा जानवरों की कमजोरी पता चल गई थी। ये सामने पड़ा लाल जानवर एक जहरीली छिपकली है, जिसकी कमजोरी उसकी आंखें हैं। उसकी आंखों पर वार करते ही वह वही खत्म हो जाती है। मीरा खड़ी हुई और अपने आसपास एक नजर डाली। उसने कुछ ही समय में बहुत से खूंखार जानवरों को मार डाला था, जिससे वह काफी खुश थी। उसकी रफ्तार पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। वह छिपकली के सर नीचे आए और उसके माथे पर लगे लाल स्टोन को निकाल लिया। यहाँ के सभी जानवरों के ऊपर एक खास स्टोन लगा होता है, जिससे उन सभी को शक्तियां प्राप्त होती। अगर कोई इन्हें मारकर उस स्टोन्स को हासिल करता तो उनकी शक्तियों का कुछ प्रतिशत हिस्सा मारने वाले को मिल जाता, और यह स्टोन भी एक अच्छे दाम पर बाजार में बिक जाते हैं। मीरा ने अब तक बहुत से स्टोन इकट्ठा कर लिए थे, जिन्हें वह बाद में जाकर बाजार में अच्छे दामों पर बेच सकती हैं। मीरा ने खुशी खुशी वह स्टोन निकालो और अपनी थैली में रख आगे की तरफ बढ़ गई। वही उसके पीछे राजकुमार सूर्य और राजकुमार युग वहां पड़ी। जानवरों की लाशों को देखकर यह पता करने की कोशिश कर रहे थे कि मीरा की दिशा में गई है। तभी युग को कुछ नजर आया, जिसे देख युग स्तंभ खड़ा रह गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने जल्दी से सूर्य से कहा, सूर्य सामने देखो। जिसे सुन राजकुमार सूर्या, जो आसपास मीरा को खोजने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने सामने की तरफ देखा। सामने एक काले कपड़े पहने छोटी सी आकृति एक बड़े और खूंखार जादुई नील भेड़िए से लड़ रही थी। वह नीला भेड़िया अपनी पूरी शक्ति से सामने खड़े व्यक्ति पर वार कर रहा था।
जिससे सामने खड़ा व्यक्ति बार बार बच जाता। तभी उस भेड़िए ने एक जोरदार दहाड़ मारी जिसके साथ वहां धरती को कांपने वाली वाइब्रेशन होने लगी। वह तेजी से सामने खड़े व्यक्ति की तरफ भागा। वही मीरा जो उसके हमले के लिए पूरी तरह तैयार थी। वह जैसे ही उसके पास मीरा तेजी से टेलीपोर्ट होकर उसके ऊपर पहुंची और उसके दिल के करीब अपने खंजर को घुसा दिया, जिसे महसूस कर वह नीला भेड़िया एक बार तेजी से दहाड़ा और कुछ ही समय में मर गया। जिसे देख सामने खड़े दोनों राजकुमार स्तंभ थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या ये राजकुमारी मीरा है। तभी युग ने सूर्य से बोला, मुझे नहीं लगता ये राजकुमारी है, इसका चेहरा। वह अभी इतना ही कहा पाया कि तभी मीरा ने अपने सर से उस काले कपड़े को हटाया जो मीरा के पूरे चेहरे को छुपाए हुआ था। मीरा ने एक ब्लैक पेंट के साथ व्हाइट शर्ट पहनी हुई जिसके ऊपर उसने एक बड़ा काला कपड़ा डाला हुआ था। उसने अपने बालों को पोनीटेल में बंधा हुआ था जिसकी दो लेट मीरा की सुंदर चेहरे को छू रही थी। उसकी काली आंखें इस समय किसी तारे की तरह चमक रही थी। उसके सुंदर और गुलाबी होठों पर एक दिल की धड़कन रोक देने वाली मुस्कान थी। उसके माथे पर आई पसीने की बूंदें उसके गोरे सफेद चेहरे पर किसी ओस की बूंदों के समान नजर आ रही था जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। उसके एक हाथ में खंजर था जो उसने अपने ब्लैक पेंट पर बने हुए एक चमड़े की पॉकेट में रख दिया और बड़े से भेड़िए के ऊपर के कुछ समय के लिए बैठ गई। वह इस समय काफी थक गई थी। जादुई भेड़िए को मारने के लिए मीरा ने अपनी काफी ऊर्जा का प्रयोग किया था। उसने ऊपर चमकते सुंदर चाँद की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर जंगल में चलती हवाओं को महसूस करने लगी। इस समय मीरा के चेहरे पर सुकून से भरी एक मुस्कान थी। वही सामने खड़े राजकुमार युग जो पहले ही मीरा के एक्शन से हैरान परेशान थे, वह मीरा के रूप को देखकर और भी ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें जहां तक पता था राजकुमारी मीरा बहुत बदसूरत थी, पर यहाँ तो कुछ और ही है। वही सूर्य का हाल कुछ कम अच्छा नहीं था। वह शुरुआत से मीरा के हर एक एक्शन को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके भेड़िए को मारने से लेकर अपना चेहरा दिखाने तक वह बस एकटक अपनी गहरी नजरों से सामने आंखें बंद करे बैठी राजकुमारी मीरा को बिना अपनी पलकें झुकाए बस देखे जा रहे थे, जो इस समय चांद की रोशनी में किसी खिले हुए सफेद कमल की तरह चमक रही थी, जिसे देख राजकुमार सूर्य की दिल की धड़कनें दुगनी रफ्तार से दौड़ने लगी। उन्होंने आज से पहले कभी मीरा को ध्यान से नहीं देखा था। वह हमेशा अपना खूबसूरत चेहरा ढेर सारे मेकअप से छुपाकर रखती थी और हमेशा अजीबोगरीब हरकतें करती रहती। परंतु आज वह जी मीरा को देख रहे थे, वह बिल्कुल उलट थी। ना तो उन्होंने अपने चेहरे पर कोई मेकअप किया हुआ था और ना ही वह कहीं से डरी सहमी नजर आ रही थी। आज कुछ तो खास था मीरा में जो राजकुमार सूर्य उसकी तरफ खींच जा रहा था। वही युग जो बहुत देर से राजकुमार सूर्य से कुछ बोले जा रहा थे। सूर्य को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक युग ने सूर्य के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाया। सूर्य, तुम कहाँ खो गए? राजकुमारी जा चुकी है, क्या हमें अभी उनका पीछा करना चाहिए? सूर्य को अब जाकर आभास हुआ कि मीरा वहां से जा चुकी है। उसने युग से बस दो शब्द कहे, वापस चलो। इतना कह सूर्य वहां से गायब हो गया। चैप्टर 13 राजकुमार सूर्य और राजकुमार युग वापस राजमहल लौट आए। वह दोनों अभी अपने कक्ष में बैठे हुए थे। कुछ देर की शांति के बाद अचानक राजकुमार युग शौर्य की आवाज आई। हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जो हम देखकर आए हैं क्या वह सब सत्य है। उसकी बातों में हैरानी साफ सुनाई दे सकती थी। हमने तो सुना था कि राजकुमारी मीरा एक डरपोक और बुद्धिहीन राजकुमारी है। अगर यह सच है तो जो आज हमने देखा वह क्या था, और राजकुमारी क्यों सबके सामने अपने आप को डरपोक और बुद्धिहीन दिखाती है? हमारा तो दिमाग ही चकरा गया है ये सब सोचकर। वही राजकुमार सूर्य जो अभी चुपचाप बैठे राजकुमार युग शौर्य की सारी बातें सुन रहे थे, अचानक उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर हमें राजकुमारी मीरा ही दे सकते हैं। अच्छा, और आपको लगता है वह हमें इस चीज का जवाब देंगे? हमें तो लगता है जिस प्रकार अपने भरी सभा में उनका अपमान किया था, वह तो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। वही राजकुमार सूर्या जो अभी तक मीरा के ख्यालों में खोए हुए थे, राजकुमार युग की बातों को सुनकर अचानक उनके दिल में हलचल होने लगी। पता नहीं क्यों, परंतु राजकुमार युग का ऐसा कहना कि राजकुमारी अब कभी उनसे बात नहीं करेगी, राजकुमार सूर्य को अच्छा नहीं लगा। ये शब्द उसे चुभ रहे थे। उन्होंने अपनी गहरी नजरों से राजकुमार युग शौर्य की तरफ देखा। हमें लगता है अब आपको अपने कक्ष में जाना चाहिए। राजकुमार युग ने हैरानी से राजकुमार सूर्य की तरफ देखा। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि सूर्य उसे अपने कक्ष से भागना चाहता है?
उन्होंने अपना सर झटक कर राजकुमार को शुभ रात्रि कह अपने कक्ष की दिशा में चले गए। आज की घटना के बाद उनके मस्तिष्क में बहुत कुछ चल रहा था, जिसे समझने के लिए उन्हें कुछ समय की आवश्यकता है, इसलिए वह बिना कुछ कहे वहां से चले गए। वही राजकुमार सूर्या अपने बिस्तर से उठकर सामने कक्ष की बालकनी पर जा खड़े हुए। बाहर से आती चांद की रोशनी पूरे कक्ष में फैल रही थी। राजकुमार सामने की तरफ चांद को देखते हैं। आज चांद की रोशनी बाकी दिनों से ज्यादा थी, जिसमें उन्हें राजकुमारी मीरा का अक्ष नजर आ रहा था। उनकी वह बेखौफ काली आंखें, चांद की रोशनी में दमकता हुआ सुंदर नाजुक छोटा सा चेहरा और उसे चेहरे पर वह प्यारी सी मुस्कान, सब बार बार राजकुमार के सामने आ रहा था। राजकुमार सूर्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, परंतु आंखें बंद करते ही मीरा का चेहरा एक बार फिर उनके समक्ष आया। कुछ समय ऐसे ही रहने के बाद अचानक उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उन्होंने उसी मुस्कान के साथ कहा, आप आग से खेल रही है राजकुमारी, रुक जाए वरना यह आग कब आपको अपने अंदर सनमा लेगी उसका आपको आभास भी नहीं होगा। इतना कहें वह मुस्कुरा दिया। राजकुमार सूर्य की आंखों में इस समय कुछ तो अजीब था जो पहले कभी नहीं दिखा। वही इन सब से अनजान मीरा, जिसे इस बात का आभास ही नहीं था कि वह किसी के आंखों के पिंजरे में कैद हो गई है, अपने कक्ष में आराम से सो रही थी। उसे पता ही नहीं था कि आने वाला कल उनके लिए क्या नए रंग लाएगा। अगली सुबह भोजन कक्ष में महाराज अपने स्थान पर बैठे किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी भोजन कक्ष का दरवाजा खुला। राजकुमार सूर्यवीर सिंह और राजकुमार युग शौर्य अपने ने भोजन कक्ष में प्रवेश किया। उन्हें आता देख महाराज अपने स्थान से खड़े होते हुए उनसे कहा, आए राजकुमार, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। जिसे सुन राजकुमार सूर्य ने जवाब देते हुए कहा, आपको प्रतीक्षा करवाने के लिए हम क्षमा चाहते हैं, हमें आने में थोड़ा विलंब हो गया। जिसे सुन महाराजा थोड़ा हंसते हुए कहा, अरे नहीं राजकुमार, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आए बैठिए, हम सभी साथ में भोजन शुरू करते हैं। जिसे सुन दोनों राजकुमार अपने अपने स्थान पर बैठ गए। राजा के दाएं तरफ उनकी पहली पत्नी और रानी संतोषी बैठी हुई थी। वही बाकी की दोनों छोटी रानी और राजकुमारी श्रद्धा सभी को भोजन परोसने लगी। तभी राजा ने राजकुमार से पूछा, राजकुमार, हमने सुना है आप आज अपने राज्य लौट रहे हैं। जिसे सुन सूर्य कुछ देर रुक कर बोले, अभी हम कुछ दिनों तक यही रहेंगे, हमारे कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं। जिसे सुन राजा थोड़े उदास तो हुए, पर उन्होंने अपने भाव अपने चेहरे पर नहीं आने दिए। वही श्रद्धा, जो राजकुमार के जाने से काफी उदास थी, राजकुमार की बातें सुन उसका चेहरा खिल उठा। वह बहुत खुश थी कि राजकुमार नहीं जाएंगे। वह खुशी खुशी आगे बढ़ी और राजकुमार के पास पहुंचकर उन्हें भोजन परोसने लगी। आज राजकुमारी ने नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। एक अच्छे मेकअप के साथ वह इस समय काफी सुंदर लग रही थी। वह थोड़ा शर्माते हुए राजकुमार को भोजन परोसने लगी। सभी ने भोजन करना आरंभ किया कि तभी सूर्य ने अपनी आंखों से युग से कुछ कहा, जिसे समझ युग ने जल्दी से महाराज की तरफ देखते हुए कहा, महाराज, हमें यहाँ काफी समय हो गया है, परंतु हमने इस समय में राजकुमारी मीरा को यहाँ नहीं देखा। राजकुमारी मीरा का नाम सुनते ही भोजन कक्ष में सन्नाटा फैल गया। किसी को भी राजकुमार से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। सब जानते थे कि कुछ समय पहले राजकुमार सूर्या और मीरा के बीच क्या विवाद हुआ था। महाराज ने जल्दी से राजकुमार सूर्या की तरफ देखा, जो शांति से अपना भोजन कर रहे थे। महाराज को अपनी तरफ देखता पाकर राजकुमार सूर्या ने उनसे कहा, हाँ, हम भी यही प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। यहाँ आपके परिवार के सभी सदस्य हैं, केवल राजकुमारी मीरा नहीं। जिसे सुन महाराज ने थोड़ा हिचकी चाहते हुए कहा, वह राजकुमारी मीरा का स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक नहीं, इसलिए वह अपने कक्ष में आराम कर रही है। सूर्य ने अपनी गहरी नजरों से महाराज की तरफ देखा, जिसे देखने जल्दी से कहा, पर अभी उनका स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर है, हम अभी उन्हें भुला देते हैं। इतना की है, उन्होंने अपने एक सिपाही को राजकुमारी मीरा को लाने के आदेश दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक राजकुमार को राजकुमारी मीरा के बारे में क्यों जानना है। महाराज को जब राजकुमार सूर्य के आने की खबर मिली थी, तभी से ही उन्होंने राजकुमारी मीरा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह पहले हुए अपमान के कारण मीरा से काफी गुस्सा थे। श्रद्धा ने अपनी सारी गलतियां मीरा पर डाल दी थी कि उसी ने ही उसे महाराज से विवाह करने का प्रस्ताव रखने के लिए कहा था। इसलिए उन्होंने किसी को भी मीरा के कक्ष में जाने से मन कर दिया था। और आज अचानक राजकुमार के ऐसा कहने से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था।
कि आखिर क्यों राजकुमार राजकुमारी मीरा से मिलना चाहते हैं। वही मीरा का नाम सुनते ही श्रद्धा का मन खट्टा हो गया। वो नहीं चाहती थी कि मेरा राजकुमार से किसी भी तरह मिले जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी। पर आज अचानक राजकुमार के मुंह से मीरा का नाम सुन श्रद्धा को बहुत हैरानी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक राजकुमार मीरा से क्यों मिलना चाहते हैं। चैप्टर 14 वहीं दूसरी तरफ मीरा अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रही थी। तभी एक दासी ने आकर मीरा को बताया कि बाहर महाराज के सिपाही आए हैं। महाराज का आदेश है कि राजकुमारी मीरा आज उनके साथ भोजन करें। जिसे सुन मीरा हैरान हो गई। मीरा और उसके पिता के बीच के रिश्ते इतने भी अच्छे नहीं थे। मीरा की मां की मृत्यु के बाद और श्रद्धा की साजिशों के कारण महाराज हमेशा मीरा से दूर ही रहते थे। उन्होंने कभी मीरा से प्यार से बात नहीं की, इसलिए आज उनका अचानक भोजन के लिए प्रस्ताव भेजना मीरा को कुछ हजम नहीं हो रहा था। उसने बाहर खड़े सिपाही को एक नज़र देखा जो मीरा को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। मीरा ने कुछ नहीं कहा और तैयार होकर सिपाही के पीछे चली गई। उसे पता था वह राजा के परिवार ज्यादा दिनों तक भाग नहीं सकती। उसे किसी न किसी दिन उनका सामना करना ही होगा, इसलिए मीरा ने यह तय कर लिया था कि वह वहां जाएगी और देखेगी आखिर उसको बुलाने की असल वजह क्या है। वही भोजन कक्ष में सभी बेसब्री से मीरा के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ समय की प्रतीक्षा के बाद भोजन कक्ष दरवाजा का खुला। अचानक तेज कदमों की आवाज भोजन कक्ष में आने लगी। जैसे जैसे मीरा अपने कदम बढ़ा रही थी उसकी पायलों की आवाज पूरे भोजन में गूंजने लगी। जिन्हें सुन भोजन कक्ष में बैठे राजकुमार सूर्य के दिल की धड़कन अचानक तेज होने लगी। उनका दिल दुगनी रफ्तार में दौड़ने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था अचानक उनके साथ क्या हुआ, परंतु उनका चेहरा बिल्कुल शांत और कठोर बना हुआ था। तभी एक शांत और मधुर आवाज सबके कानों में आई, प्रणाम महाराज, आपने हमें बुलाया। वही महाराज जो अब मीरा की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। मीरा के अचानक उन्हें महाराज कहकर संबोधित करने से उनकी नजरें अपने आप ही मीरा पर चली गई। वहीं अकेले महाराज ही नहीं थे जो मीरा को अपनी आंखों में हैरानी लिए देख रहे थे। कक्ष में बैठे सभी लोग मीरा को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। इस समय राजकुमारी मीरा में एक आसमानी रंग का सुंदर लहंगा चोली पहना हुआ था। उसका दुपट्टा नेट में था। लहंगा चोली दिखने में भले ही साधारण थे, परंतु उसे पर की गई कढ़ाई काफी सुंदर थी। ऊपर से मीरा के गोरे रंग पर वह और खिल रहा था। मीरा के बाल इस समय खुले हुए थे। उसके कानों में सोने के झुमके और नाक में एक प्यारी सी सोने की नथ थी जिस पर एक बहुत सुंदर कलाकारी की हुई थी। उसने अपने चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई मेकअप नहीं किया हुआ था। इस साधारण से रूप में मैं भी राजकुमारी मीरा आसमान से उतरी किसी परी के समान सुंदर और मनमोहक लग रही थी, जिसे अगर कोई एक नज़र देख ले तो वह अपनी नज़रें उनसे हटा ही ना पाए। सभी लोग मीरा का ये रूप देखकर हैरान थे। उन्होंने हमेशा मीरा को चमकते धमकते वस्त्र, ढेर सारे आभूषण और मेकअप के साथ ही देखा था। उसका ये रूप सभी ने पहली बार देखा था। वही सबसे ज्यादा हैरान तो श्रद्धा थी। उसे शुरू से पता था कि मीरा कितनी खूबसूरत है, इसलिए वह ईर्ष्या में आकर मीरा को हमेशा अजीब तरह के वस्त्र और मेकअप करने के लिए कहती। परंतु आज मीरा का ये रूप देखकर उसे डर था कि कहीं राजकुमार मीरा को पसंद न करने लगे। उसने जल्दी से राजकुमार सूर्य की तरफ देखा जो अपना सर झुकाए भोजन कर रहे थे। उन्होंने एक बार भी अपनी नजरें उठाकर मीरा की तरफ नहीं देखा, जिसे देख श्रद्धा के दिल को थोड़ी राहत महसूस हुई। श्रद्धा को लग रहा था कि मीरा जरूर राजकुमार को रिझाने के लिए इस प्रकार तैयार होकर आए है, जिससे सोच उसने कड़वाहट से मीरा की तरफ देखा। वही मीरा ने बिना किसी पर ध्यान दिए जाकर कक्ष के एक खाली स्थान पर बैठ गई। उसने ध्यान से भोजन कक्ष को देखा। भोजन कक्ष बहुत ही भव्य और खूबसूरत था। नीचे बैठने के लिए बड़े और कोमल गद्दों को बिछाया हुआ था, जिनके समक्ष सोने की बड़ी चौकियां और उनके ऊपर चांदी के बर्तनों को सलीके से सजाया हुआ था। दोनों तरफ बड़े बड़े खुले दरवाजे, जिनसे इस समय ठंडी हवाएं भोजन कक्ष के अंदर आ रही थी। एक पल के लिए मीरा उसे भोजन कक्ष को देखते ही रह गई। तभी एक दासी ने आकर मीरा की थाल में भोजन भरोसा। खाने को देखकर मीरा की आंखें चमक गई। सच में राजाओं का खाना बड़ा ही भव्य और स्वादिष्ट होता है। उसने जल्दी से अपने होठों को गीला किया और भोजन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वही मीरा ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि किसी की पेनी नजरें उसकी हर एक हरकत पर थी।
ये जासूस और कोई नहीं हमारे मुकुट राजकुमार सूर्यदेव सिंह है, जो मीरा के कक्ष में आने से लेकर उसके अपने भोजन को देखने के हर एक तरीके पर बड़ी पैनी नजर रखे हुए थे। उनकी नजरें एक भी पल के लिए मीरा से नहीं हटी थी। बेशक उनका सर झुका हुआ था, परंतु उनकी आंखें मीरा पर एक पल के लिए भी नहीं हटी। तभी मीरा को किसी के नजरों की तपिश अपने ऊपर महसूस हुई, जिसे महसूस कर मीरा ने उस दिशा में देखा जहां मीरा की काली आंखें किसी की नीली आंखों से टकराए। कुछ देर के लिए वह दोनों आंखें एक दूसरे में उलझ गई। मीरा ने तुरंत अपनी आंखें हटा ली। अब जाकर मीरा को एहसास हुआ था कि यहाँ राजा के परिवार के अलावा भी कोई और है। यह नीली आंखों वाला राक्षस यहाँ क्या कर रहा है? देखो तो सही कैसे घुर रहा है, जैसे कच्चा ही चबा जाएगा। छोड़ मीरा इसे अभी, तू बस अपने खाने में फोकस कर, मीरा ने अपने मन में कहा और अपना खाना खाने लगी। खाने के लिए तो मीरा बड़े से बड़े आधी तूफान से लड़ जाए। ये तो एक राजकुमार है, आखिर हमारी मीरा है ही इतनी बड़ी फूडी। वही राजकुमार सूर्य जो मीरा को अपनी तरफ देखता पाकर थोड़े खुश हुए थे, क्योंकि मीरा जब से कक्ष में आई थी उसने राजकुमार की तरफ एक बार भी नहीं देखा। जो राजकुमार को नागवारा था, पर मीरा को ऐसे नजर फेर लेने से राजकुमार को अच्छा नहीं लगा। भश, उन्हें मीरा का अपने आप को इस तरह अनदेखा करना रास नहीं आया, जिसका मतलब राजकुमार खुद नहीं समझ पा रहे थे। वह बस चाहते थे कि मीरा उनकी तरफ देखें। तभी राजकुमार ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन वहां बैठे सभी लोग हैरानी से राजकुमार सूर्य और मीरा की तरह देखने लगे। वहीं बैठे युग जो अपने भोजन लुफ्त उठा रहे थे, अचानक उनके गले में भोजन फंस गया। उन्होंने खंसते हुए एक नजर राजकुमार सूर्य की तरफ देखा और फिर राजकुमारी मीरा की तरफ, जो अपनी खा जाने वाली नजरों से उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। चैप्टर 15 वही मीरा की ऐसी नजरों को देख राजकुमार युग ने जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर ली। कल रात राजकुमारी मीरा के बारे में जानने के बाद अब वह राजकुमारी मीरा से किसी भी प्रकार के दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। उन्होंने सूर्य की तरफ देखा, जो राजकुमारी मीरा की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, जिसे देख युग ने अपना सर ना हिला दिया। उसे राजकुमार सूर्य का स्वभाव आज अलग लग रहा था। वही मीरा अपनी नजरों में बेइंतहा गुस्सा लेकर राजकुमार सूर्य को देख रही थी। तभी राजकुमारी श्रद्धा की आवाज आई, राजकुमार, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमें बता दीजिए, मीरा को ये सब नहीं आता। हमने आपसे तो प्रश्न नहीं किया, सूर्य ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए श्रद्धा से कहा, जिसे सुन श्रद्धा की बोलती बंद हो गई। उसे राजकुमार से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। अब उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने गुस्से भरी नजरों से मीरा तरफ देखा। ये सब मीरा के कारण हो रहा था। अगर वह यहाँ नहीं होती तो राजकुमार कभी उसके साथ ऐसी व्यवहार नहीं करते। वही मीरा ने श्रद्धा की नजरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने राजकुमार की आंखों में देखते हुए कहा, सही तो कह रही हमारी बड़ी बहन, ये सब कार्य हमारी बड़ी बहन को बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। हम अपने अतिथियों का आदर सत्कार करने में सक्षम नहीं है। जिसे सुन राजकुमार जवाब देते हुए कहते हैं, परंतु हम तो ये सब इसलिए कह रहे ताकि आपके और हमारे बीच के जो गिले शिकवे हैं दूर हो सके। इन दिनों हमारे बीच के रिश्ते कुछ गलतफहमियों से गुजर रहे हैं, और वैसे भी अतिथि का सत्कार तो सबका धर्म होता है। अतिथि सत्कार माय फुट, मेरा बस चले तो मैं इस नीली आंखों वाले राक्षस का अतिथि और सत्कार अभी यही निकाल दूं। बढ़ाया आया अतिथि सत्कार लेने वाला। और क्या कहा इसने, रिश्ते? अगर ये आदमी 2 मिनट मेरे सामने और रुकना तो मैं इसके सारे रिश्ते की पोटली बनाकर इसके सर पर मारकर कहीं इसकी जान ना ले लूं। इसकी तो कंट्रोल माही कंट्रोल, शांत हो जा तू। मीरा अपने मन को शांत कर एक गहरी सांस लेती है। अभी मीरा आगे कुछ कह पाती कि महाराज की आवाज आए, राजकुमारी मीरा, क्या आप हम सबका अपमान करना चाहती है? राजकुमार आपसे सुलह करने आए हैं, तो उनके प्रस्ताव को स्वीकार करें। मीरा कहना तो बहुत कुछ चाहते थी, पर वह चुप रही। वह बिना मन के अपने स्थान से खड़ी होकर भोजन परोसने के लिए आगे बढ़ी। तभी किसी चीज को देखकर मीरा की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी पास रखा खीर का बर्तन उठाया और राजकुमार के पास चली गई। मीरा के चेहरे पर इस समय एक शातिर मुस्कान थी। मीरा की यादों से उसे ये तो पता चला था कि राजकुमार को मीठा बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए उसने जानबूझकर खीर के बर्तन को उठा लिया। मीरा एक फीकी मुस्कान के साथ राजकुमार से कहा, राजकुमार, क्या आप खीर लेंगे? भोजन कक्ष का माहौल जो अभी थोड़ा शांत हुआ था,
एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया। सभी को पता था कि राजकुमार मीठा बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्हें मीठे से सख्त नफरत है। वहीं बैठे राजकुमार सूर्य मीरा की सारी चालाकियां समझ रहे थे। उन्हें पता था कि राजकुमारी मीरा उन्हें भोजन परोसना नहीं चाहती। मीरा अभी खुश हो पाती कि तभी राजकुमार ने कहा, जी जरूर, हमें खीर बहुत पसंद है। जिसे सुन वहां बैठे सभी लोग हैरानी से राजकुमार की तरफ देखने लगे। सबसे ज्यादा हैरान तो राजकुमार युग थे। वह पिछले 25 सालों से एक साथ थे, परंतु उन्हें आज तक नहीं पता था कि राजकुमार को मीठा भी पसंद है। उन्होंने सूर्य की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए सामने खड़ी मीरा की तरफ देख रहे थे। वही ये सुनकर मीरा का दिमाग खराब हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह इसी खीर में जहर डालकर राजकुमार को खिला दे। तभी राजकुमार की आवाज से मीरा अपने अपने ख्यालों से बाहर आए, राजकुमारी आप ऐसे खड़ी क्यों हैं, हमें मीठा दीजिए। जिसे सुन मीरा ने फीकी मुस्कान दी और एक कटोरी में उनके लिए खीर डालने लगी। अचानक ही मीरा के हाथ से खीर का बर्तन छूट गया, जिसे देख राजकुमार ने जल्दी से वह पकड़ लिया, जिसके कारण दोनों के हाथ आपस में जुड़ गए। जिसे देख मीरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपना हाथ राजकुमार के हाथों से निकालने की कोशिश की, परंतु अचानक मीरा का हाथ राजकुमार ने कसकर पकड़ लिया। जिसे देख मीरा की आंखें और बड़ी हो गई। उसने गुस्से में राजकुमार की तरफ देखा, परंतु उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने कुछ किया है। मीरा ने झटके से अपना हाथ खींचा और बिना कुछ बोले भोजन कक्ष से चली गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वही मीरा को अचानक ऐसे करता देख सब हैरान थे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। महाराज ने तुरंत बात को संभालते हुए राजकुमार की तरफ देखते हुए कहा, लगता है राजकुमारी की तबीयत फिर से खराब हो गई। जिसे सुन किसी ने कुछ नहीं कहा और अपना अपना भोजन करने लगे। वही दूसरी तरफ मीरा सीधे अपने कक्ष में पहुंची। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और उससे सटकर खड़ी हो गई। उसने पास में रखा पानी का जग उठाकर जिस हाथ को राजकुमार सूर्य ने पकड़ा था उसे पर पानी डालने लगी। राजकुमार सूर्य की छुअन मीरा को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मीरा को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर राजकुमार के स्पर्श से उसे इतनी घनी क्यों आ रही है। वैसे तो माही अपने पिछले जन्म में किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं रही, पर उसे इतना तो पता था कि राजकुमार सूर्य का उसे छूना कुछ तो अजीब था। उसे अपने हाथों से घिन होने लगी थी। सूर्य के पास से एक अजीब सा डर का एहसास हुआ था जो मीरा को अपनी जिंदगी में कभी मन नहीं हुआ। मीरा अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगी। जब बहुत समय बाद भी मीरा का मन शांत नहीं हुए तो मीरा ने अपने कपड़े बदल अपने सर पर काला कोट डाला और अपने कक्ष से टेलीपोर्ट हो गई। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार सूर्य के विचार कुछ अलग थे। जब उन्होंने अपने हाथों पर मीरा के हाथों को महसूस किया तो उन्हें मीरा के हाथ किसी रुई की भांति मुलायम और सफेद लगे। उनके कठोर हाथों पर वह किसी कोमल सफेद गुलाब की तरह थे, जिन्हें वह बार बार छूकर देखना चाहते थे। अनजाने में ही उनकी पकड़ मीरा के हाथों पर कस गई, जिससे उनके दिल की धड़कन दुगनी रफ्तार में दौड़ने लगी। वह उन हाथों को छोड़ना नहीं चाहते थे। मीरा के स्पर्श से ही राजकुमार के दिल में जो खालीपन वर्षों से था, अचानक भर गया। उन्हें अपने अंदर एक सुकून महसूस हो रहा था, परंतु राजकुमारी के दूर जाने से वह सुकून भी उन्हें अपने आप से दूर जाता महसूस हुआ। वह कुछ समय अपने खाली हाथों को देखते रहिए, जिनमें कुछ समय पहले राजकुमारी मीरा के छोटे और सुंदर हाथ थे। जिसे सोच उनकी मुठ्ठियां कस गई। राजकुमारी मीरा के जाने के कुछ समय पश्चात ही राजकुमार सूर्य भी वहां से चले गए। वहीं बाकी सभी हैरान परेशान होकर यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक यहाँ हुआ क्या।